प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश दौरे पर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे उद्घाटन, जिससे पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में मिलेगी मदद। इस परियोजना से लगभग 29 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे संवाद। आज से दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर केंद्र द्वारा रोजाना 1 घंटे का भोजपुरी भाषा में कार्यक्रम का प्रसारण शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी बधाई और अनुराग सिंह ठाकुर का जताया आभार। और आजमगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग की 454 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, हर व्यक्ति को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आज सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से अब पूर्वांचल में बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इससे लगभग 29 लाख किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। पूर्वांचल के 9 जिलों में किसानों को 11 दिसंबर को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी बलरामपुर के अपने दौरे के दौरान सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 1978 में पहले 2 जिलों के लिए शुरू हुई नहर परियोजना को 9 जिलों तक बढ़ाया गया, लेकिन 4 दशकों तक ये परियोजना उपेक्षा का शिकार रही। पीएम मोदी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद इस परियोजना पर प्रगति हुई और 40 वर्षों का काम 4 सालों में देखने को मिला। जो परियोजना 78 करोड़ की केवल थी, बढ़ते बढ़ते उसकी लागत 9,802 करोड़ हो गई और देखते देखते पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हो पाया था वो 5 साल में मोदी और योगी सरकार ने करके दिखाया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के काम से जुड़े मुख्य अभियंता बताते हैं कि बीते वर्षों में इस परियोजना के काम में खासी तेजी आई है। यही वजह है कि अब ये परियोजना पूरी हो गई है। सरयू परियोजना में हम 5 नदियों को जोड़ते हुए जो पानी हमारा नेपाल की पहाड़ों से आता था और पानी तबाही मचाता था बाढ़ के रूप में, उसमें से काफी हद तक इस पानी को हमने नहरों के माध्यम से रोकते हुए सिंचाई की व्यवस्था किसानों तक इस पानी को हम उपलब्ध करा रहे हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण की कुल लागत 9800 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में किया गया। परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि क्षेत्र के लिए जल संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा। नहरों में पानी हमेशा चलेगा। टेल तक पानी हमारी सरकार का लक्ष्य है कि टेल तक पानी पहुंचाएंगे। उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और उनका उत्पादन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी और बाढ़ का पानी भी उसी में डाइवर्ट हो जाएगा। बाढ़ से भी जनता को, किसानों को मुक्ति मिलेगी। सिंचाई सुविधा मिल जाने से तो फसल अच्छी होती है और उससे किसानों का खर्चा कम हो जाएगा। जो सिंचाई के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ता था, अब नहर के माध्यम से खर्चा कम आएगा तो लागत कम आएगी और लागत कम आएगी तो उत्पादन तो अधिक होगा ही, उससे लाभ भी किसानों को अधिक मिलेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को लाभ मिलेगा। क्षेत्र के किसान अब बड़े पैमाने पर फसल की पैदावार कर सकेंगे और क्षेत्र की कृषि क्षमता को बढ़ाने में समर्थ होंगे। ये नहर से जो मशीन है और उसको ले जाने में हर तरह से परेशानी खत्म हो जाएगी। नहर का सुविधा डीजल के मुकाबले में 200 गुना ज्यादा अच्छा है। ये काम बहुत जरूरी है। जहां हम खड़ा हैं तहां कमर भर पानी रहता रहा, लेकिन इस समय कुछ आराम है। नहर बन जाएगा तो बहुत कम पैसा में काम चल जाएगा। जहां 100 लगता है तहां 10 पैसा लगेगा। योगी और मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर। और बहुत अच्छा इससे रिस्पांस होगा। इससे किसानों को जहाँ कभी पानी नहीं पहुँचता था वहाँ पानी पहुँचेगा। बहुत ज्यादा फायदा होगा। नहर में पानी आएगी, सारे किसान उससे सींचेंगे और परियोजना भी पूरी हो रही है, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं विकासखंड सिरसिया जहां पर पानी बिल्कुल है ही नहीं। वहां पानी की सतह 200, 250, 300 फुट के नीचे है। बोरिंग पास भी नहीं हो पाती है क्योंकि वहां नीचे जाकर के 100-150 फीट के बाद बड़े बड़े चट्टान पत्थर आ जाते हैं। अब इस नहर के बन जाने से मैं मोदी जी को
बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पूज्य योगी जी को। बोरिंग तो मेरे यहाँ पास ही नहीं होती थी, 300 फुट नीचे वाटर लेवल था और खेत सिंचाई नहीं हो पाती थी, लाही बिना पानी के वैसे होती थी। तो अब इस नहर से हम लोगों को बहुत बड़ा सुविधा हो गया है। परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरयू नहर परियोजना पूरा होने से उनकी सिंचाई की लागत बेहद कम हो जाएगी और जो इलाका बाढ़ में डूबा रहता था वहां भी बड़ी राहत मिलने वाली है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, बलरामपुर। पूर्वांचल का गौरव बनी सरयू नहर परियोजना का आज बलरामपुर के हसुआ डेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर लोकार्पण करेंगे। सरयू नहर की इस परियोजना से 9 जनपदों बहराइच से गोरखपुर तक के लाखों कृषकों को फायदा पहुंचेगा। इस नहर में 5 नदियों के जल स्रोतों को जोड़ा गया है। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए वर्षों से लंबित इस परियोजना को पूर्ण कर किसानों को सौंपने पर बधाई दी। जो इस परियोजना से हमें पानी की असुविधा होती थी वो पूर्ति मिलेगी। हमारे किसानों को उचित समय पे सिंचाई का लाभ होगा और जिससे फसल का हमारा उत्पादन अच्छा होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से अपनी ओर से इसके लिए मैं उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हमारे क्षेत्र की जितनी उत्सर भूमि जमीनें हैं, ऊंचे पे हैं जितनी हैं, उससे जो है सरयू परियोजना से हमारे यहाँ किसानों का ये लाभ होगा कि सिंचाई क्षेत्र में कहीं कहीं बोरिंग की व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ पर जो है सरयू परियोजना से जो है पानी पहुँचता है लोगों को। किसानों को फसल सींचने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। इधर हम लोगों को जो है इससे बहुत अत्यंत लाभ होता है। डीजल का भी बचत हमारा होता है किसानों का। मैं ग्राम सभा खड़िया का रहने वाला हूँ। मेरी खेती करमोना ग्राम सभा में है। इस सरयू नहर परियोजना से माननीय मोदी जी के कमर तरह इसका शुभारंभ हो रहा है। इससे हमारे जो क्षेत्र में बाढ़ की समस्या थी वो अब नहीं आएगी और इसके साथ साथ जो यहाँ इस परियोजना से जो नहरें जुड़ी हुई हैं उसके साथ सिंचाई की जो समस्या थी वो किसानों को उसको बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण अंतिम चरण में है। 54,000 वर्ग किलोमीटर में फैले काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पुनर्निर्माण के बाद बाबा विश्वनाथ धाम अपने नए और भव्य स्वरूप में दिखेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का काम पीएम मोदी के संकल्प का साक्षी बनने जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम को जिस भव्यता और विशालता के साथ भक्त देखना चाहते थे, उन सपनों को पूरा होने का पल नजदीक आ रहा है। पीएम मोदी ने काशी में इसकी आधारशिला रखने के दौरान कहा भी था कि भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के दौरान सबसे ज्यादा जटिल प्रक्रिया अधिग्रहण की थी।
लगभग 700 से ज्यादा छोटे बड़े दुकानदार और परिवार जो कई पीढ़ियों से इस मंदिर के आसपास संकरी गलियों में बसे थे, ऐसे सभी लोगों की संपत्तियों की पहले जियो टैगिंग की गई। उनकी संपत्ति का पूरा विवरण जुटाया गया। मुआवजे से लेकर निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया में अब तक करीब 600 करोड़ की लागत आई है। काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के होने जा रहे लोकार्पण की भव्य आयोजन ने काशी के धार्मिक पर्यटन को भी पंख लगा दिए हैं। 54,000 वर्ग मीटर में फैले काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण महोत्सव को भव्य स्वरूप दिया जाएगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। ये काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का पूरा परिसर के रूप में जाना जाएगा और गंगा मां तक हमें ये परिसर ले जाएगा। ये धाम हमें मां गंगा से जोड़ेगा। इससे पूरे विश्व में काशी एक नई पहचान बनने वाली है। धाम का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण की परियोजना में मंदिर चौक, वाराणसी सिटी गैलरी, म्यूजियम, बहुउद्देशीय सभागार, हॉल, भक्तों के लिए सुविधा केंद्र, सार्वजनिक सुविधा, मोक्ष गृह, गोदौलिया गेट, भोगशाला, पुजारियों और सेवादारों के लिए आश्रय, आध्यात्मिक पुस्तक पैलेस और अन्य का निर्माण शामिल है। जबकि दूसरे चरण में जलासीन घाट और ललिता घाट से रैंप का निर्माण, एस्केलेटर, सांस्कृतिक केंद्र आदि का निर्माण किया जाना है। पुनर्निर्माण के बाद बाबा विश्वनाथ धाम अपने नए और भव्य स्वरूप में दिखेगा। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा पूरी तरह से इस बार भी यूपी फतेह करने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर कर रही है। इसी को लेकर मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव समेत अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा हमेशा से संगठन आधारित राजनीतिक दल रहा है। उसकी जीत विपरीत परिस्थितियों में भी इसलिए होती है क्योंकि बूथ स्तर तक उनका कार्यकर्ता हमेशा कार्य किया करता है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा संगठन को नए सिरे से धार देने में जुट गई है। प्रदेश भर में दिग्गज नेता बूथ अध्यक्षों को रिचार्ज कर पार्टी की ताकत बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 दिसंबर को मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। भाजपा की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 जिलों में 71 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें वर्तमान में भाजपा के पास 51 विधायक हैं। लेकिन 2022 विधानसभा चुनावों में सपा रालोद के गठबंधन की वजह से चुनावी लड़ाई कड़ी हो गई है। भाजपा मोदी योगी फैक्टर और अपने संगठन के दम पर एक बार फिर सत्तासीन होने का दावा कर रही है। अध्यक्ष सम्मेलन, जिसको मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधन करेंगे। उत्तर प्रदेश को हमने 6 भागों में 6 क्षेत्रों में बांट रखा है। प्रत्येक क्षेत्र में, ये पश्चिम क्षेत्र का है, प्रत्येक क्षेत्र में एक एक बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हो रहा। कहीं अमित शाह जी रहेंगे, माननीय अमित शाह जी, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो ऐसे करके हमें 6 के 6 क्षेत्र में बूथ अध्यक्ष को एक ऊर्जा देने का काम पार्टी नेतृत्व कर रहा है। अन्य दलों में और भाजपा में केवल यही अंतर है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर खड़ी पार्टी है, जबकि अन्य दल संगठन से अधिक माहौल और राजनीतिक नेताओं पर भरोसा करते हैं। बूथ का ये संवाद एक तरफा नहीं है। दिल्ली से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं तक के पास इनके मोबाइल नंबर हैं और ये सीधे भी इनके संपर्क में रहते हैं। चुनाव का वक्त है। जाहिर है कि बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के कंधे पर रख रही है, क्योंकि सत्ता के शिखर पर जाने के लिए कार्यकर्ता का मजबूत होना जरूरी है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में आज से भोजपुरी भाषा में कई कार्यक्रम का प्रसारण शुरू हो गया है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी के अलावा इन कार्यक्रमों में स्थानीय परंपराओं, कला और साहित्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्षेत्रों के लोग भोजपुरी भाषा में कार्यक्रम शुरू करने की मांग पूरी होने के बाद काफी उत्साहित हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भोजपुरी भाषा में एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने भोजपुरी भाषा में संदेश जारी कर जानकारी दी कि दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रविवार से रोज दिन में 11 से 11:30 बजे तक और रात में 8 से 8:30 बजे तक भोजपुरी में कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। भोजपुरिया भाषा भाई लोगन, अनुराग सिंह ठाकुर के सादर प्रणाम। हम सबे खातिर बड़ा खुशी के दिन बाटे। 11 दिसंबर से रोज दिन में 11 से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रउआ सबे आपन माटी के बोली भोजपुरी के कार्यक्रम देखब जा। भोजपुरी बोली के मिठास के ता सब केहू कायल बा, ओकरे पर जब भोजपुरिया गीत गवनई आपन क्षेत्र के थाती पर आपन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यन के मुताबिक कार्यक्रम देखे के मिली ता ऐसे बड़वर और का बात हो कि हम रउआ सबे के आश्वस्त करत बानी जाकि दूरदर्शन गोरखपुर से जवन भोजपुरी कार्यक्रम प्रसारित होगी ओमे रउआ सबे भोजपुरी माटी के साथ गंध जरूर महूस कर आजा। ए अवसर पर हम रउआ सबे के आपन हार्दिक शुभकामनाएं देत बानी जा। जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज में अब यूनानी चिकित्सा पद्धति से भी दंत रोग का बेहतर इलाज संभव होगा। प्रयागराज यूनानी मेडिकल कॉलेज में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दंत चिकित्सा इकाई का उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में नए मेडिकल कॉलेज, एम्स और उद्योग खोले गए हैं। योगी सरकार ने यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए। बड़ी खुशी है कि डेंटल विंग भी यहाँ पे शुरुआत हो गई है। जानकारी मिली ऐसे 14 विंग्स चल रहे हैं यहाँ पे और एक यूनानी जो है वो हमारी सरकार का मानना है और हमारे मुख्यमंत्री जी का मानना है कि ये जो एक भारत की पहचान है, जो संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है और उसको हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए और वो हम लोग हमारी सरकार कर रही है और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ये कार्य हमारा चलता रहेगा और उसको उसी मुकाम पे ले के जाएंगे जहां पर यूनानी मेडिसिन को होना चाहिए। आजमगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के 454 करोड़ रुपए से ज्यादा की 242 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए आजमगढ़ प्राथमिकताओं में है। हमारी सरकार ने आजमगढ़ को महाराजा सुहेल देव के नाम से विश्वविद्यालय दिया। भाजपा सरकार गरीब से भेदभाव नहीं करती। जो योजनाएं जिनके लिए बनती हैं उनको उन योजनाओं का लाभ मिलता है। जनपद आजमगढ़ के अंदर लोक निर्माण विभाग की अनेक सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्य हुआ है, जिसमें लोकार्पित जो कार्य किए गए हैं ऐसे 60 काम हैं जिनकी लागत 242 करोड़ 99 लाख रुपए, जिनका शिलान्यास किया गया है। ऐसी परियोजनाएं 182 है जिसकी लागत 211 करोड़ 90 लाख रुपए। और अगर मैं जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश बनी है, बिना भेदभाव के सभी 75 जिलों का जो हम विकास कर रहे हैं, उसके क्रम में अकेले जनपद आजमगढ़ में 2636 परियोजनाएं जिनकी लागत 939 करोड़ 85 लाख रुपए है, यह हमने यहाँ की जनता की सेवा में अकेले एक विभाग के माध्यम से सेवा में प्रस्तुत करने का काम किया है।
सुल्तानपुर के सांसद मेनका संजय गांधी ने अपने दौरे के तीसरे दिन कादीपुर विधानसभा के दर्जन भर गांव में जन चौपाल के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। मेनका संजय गांधी ने कहा कि सुल्तानपुर जिला मुख्यालय पर पशु अस्पताल की स्थापना की जा रही है। इस अस्पताल में सभी बेजुबानों के लिए आईपीडी, ओपीडी और ओटी की निःशुल्क सुविधा और घायल बेजुबानों के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जाएगी। श्रीमती गांधी ने गरीब परिवारों के लिए दी जा रही पीएम आवास योजना को 2024 तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी का स्वागत किया। मैंने बहुत जगहों में अस्पताल खोले हैं, तो मैंने सोचा सुल्तानपुर में भी एक ऐसा अस्पताल खोलूं जिसमें से सबकी सेवा मुफ्त से किया जाए। पिछली दफा जब मैं थी तो मैंने बरेली में बनाया था एक, फिर अन्य जगहों में तो मैं चलाती ही हूँ, लेकिन उसी तरीके से मैं एक अनोखा बना रही हूँ यहाँ, ताकि एक मिसाल बन करके लोग सीखें। सब हर जानवर के लिए अलग अलग, एक आईपीडी, एक ओपीडी, एक ऑपरेशन थिएटर, ये सब मैं बनाऊंगी। बलिया में युवा चेतना द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी एवं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने 70 वर्षीय नेत्रहीन व्यक्ति को कंबल देकर इसकी शुरुआत की। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि युवा चेतना गरीब के लिए लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के हर गांव तक युवा चेतना के द्वारा गरीबों को कंबल दिया जाएगा। युवा चेतना ने आज बलिया के मालदेवपुर मोड़ से पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए ठंड के महीने में कंबल वितरण समारोह का शुभारंभ किया है। हर जनपद में, हर गांव में युवा चेतना के साथी गरीबों तक कंबल पहुंचाएंगे। आज स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के साथ हजारों जरूरतमंद लोगों तक हम लोगों ने कंबल पहुंचाया है। युवा चेतना का संकल्प है, कोई गरीब सुविधा के बिना न रहे। हमारी लड़ाई गरीब को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की है। युवा चेतना लगातार गरीब को जुबान देने का प्रयास कर रही है। किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के बाद आज से दिल्ली से सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसानों ने घर वापसी शुरू कर दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज से प्रदर्शन स्थल खाली करने की घोषणा की थी। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक होगी। किसान करीब 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों को राहत देते हुए बीते 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। बुंदेलखंड के अति पिछड़े जनपद हमीरपुर में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मल्टी स्टेट कंपनियों ने 230 बेरोजगारों को रोजगार दिया। सेवा योजन अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि 10 दिसंबर को मुख्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थियों ने सेवा योजन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। मैं उरई जालौन उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। मुझे यहाँ पता लगा था कि यहाँ पर मेरा रोजगार लगने वाला हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी आने वाली है, तो मैं भी ITI हूँ और 1 साल का मैंने एक्सपीरियंस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से किया हुआ है और मैं भी यहाँ इंटरव्यू देखता हूँ। क्वालिफिकेशन अपनी सब लगा दी है यहाँ पर और इंटरव्यू देने जाता हूँ, लगता है मेरा हो जाए, इसी से आता तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी सोनकर है, मैं भरवा हमीरपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं IT सेक्टर की जॉब के लिए आई हूँ। आज यहाँ पर रोजगार मेला में आई हूँ जॉब के लिए और मेरी मुझे सैलरी 20,000 के आसपास चल रही है। जो डिस्ट्रिक्ट जिला है वहाँ पर GIC में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था कि हम अधिक से अधिक रोजगार देंगे, उसके अंतर्गत यह रोजगार मेला लगा हुआ है। यहाँ पर कई कंपनियाँ भी आई हुई हैं, जिसमें हम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। हाँ, रोजगार मेला GIC इंटर कॉलेज हमीरपुर में लगाया गया है, जिसमें 3 कंपनियाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर, मेक ऑर्गेनिक और टेक एक्वा ने प्रतिभाग किया है। तीनों कंपनियों को मिलाकर लगभग 350 के आसपास वैकेंसीज हैं, जिसमें हिंदुस्तान की 100, टेक एक्वा की 195 और मेक ऑर्गेनिक की 32 वैकेंसी है। काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिसमें महिलाएं भी काफ़ी संख्या में हैं और करीब 1000 से 1500 के बीच में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिभाग किया गया है।
जनपद अलीगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए विशाल मशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ी, विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स, अध्यापक, दिव्यांगजन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत लगभग 30,000 लोगों ने प्रतिभाग किया। 150 ग्राम पंचायतों से होती हुई अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम पर इस रैली का समापन हुआ, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम किए गए। जनपद अलीगढ़ में हम लोग स्वीप के तहत हम लोग एक बहुत बड़ा जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किए हैं। इसमें मैराथन रनिंग का इसमें है। इसमें कई लोग, इस जनपद के जितने लोग हैं जो वोटर हैं उनको इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और एक बैटन्स हम लोगों ने किया, लगभग 800 किलोमीटर कवर करेंगे पूरे जनपद में। 30,000 से ज़्यादा लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लोग ज़्यादा होंगे, जिसमें दिव्यांग भी होंगे जिन्होंने स्टार्ट भी किया अभी इस रूट में, आपने देखा होगा। फिर महिलाएं होंगे, बच्चे होंगे और हर एज ग्रुप का जो भी वोटर्स हैं जनपद में, ये एक मैसेज हम लोग देने का कोशिश ये कर रहे हैं कि इलेक्शन सबका है और एथिकल वोटिंग उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ ये हमारा बैटन पहुँचेंगी वहाँ एथिकल वोटिंग के बारे में भी चर्चा होगी। हमारे जनपद में रैली निकली है। इसका मेन उद्देश्य है कि कोई भी विकलांग, महिला, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वंचित रह जाता है वोट से, वो ना रहे। इस रैली से ज़्यादातर गाँव में लोग रह जाते हैं, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते। तो इस रैली के जरिए हमने उन लोगों को जागरूक भी किया है जो लोग वोट नहीं डालते थे, प्लस जो 18 साल के हो गए जिन्होंने वोटर कार्ड नहीं बनवाया अपना, वो वोटर कार्ड भी बनवा लेंगे अपने। जनपद इटावा में उत्तर प्रदेश सरकार और कौशल विभाग के अंतर्गत जिला खादी ग्राम उद्योग द्वारा 10 लाभार्थियों को दोना पत्तल बनाने की आधुनिक मशीन का वितरण किया गया। सदर विधायक सरता भदौरिया ने कहा कि माटी कला के अंतर्गत 42 लोगों को चयनित किया गया। उन्होंने कहा कि विद्युत चलित मशीन के वितरण से रोजगार में गतिशीलता आएगी। और पहले जो हमारे पास जो मशीन थी उससे मतलब ज़्यादा काम नहीं हो पाता था, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक वाली से ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। और इससे मशीन से मेरे को पहले से ज़्यादा लाभ मिलेगा। पहले कम बना पाते थे, इससे ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा बना पाएंगे इससे, और इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अमेठी में स्वच्छता मिशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों द्वारा भीमराव अंबेडकर सैटेलाइट कैंपस में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की गई। इस दौरान स्वच्छता पखवाड़ा के तहत गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सहायक कमांडेंट अभिषेक मिश्रा ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम के अंतर्गत आए हुए हैं। ये स्वच्छता पखवाड़ा 1 दिसंबर 2021 से लेके 15 दिसंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।